बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग लीज पर। लेसॉर की बुक्स में हम ऑपरेटिंग लीज को किस तरह रिकग्नाइज करेंगे। तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लीज है ही लेसॉर की बुक्स में, लेसी की बुक्स में तो नहीं है, क्योंकि लेसी की बुक्स में तो ये बहस ही खत्म हो गई है कि लीज फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है, क्योंकि लेसी जो है वो ओरिजिनली एसेट तो कैपिटलाइज नहीं कर रहा, बल्कि वो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज कर रहा है। तो लेसी के लिए तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज होगा, चाहे लीज ऑपरेटिंग हो या फाइनेंस हो। लेसी का इससे कोई मतलब मामला नहीं है। ठीक है जी। अब ये बहस सिर्फ किसके लिए, लेसॉर के लिए। तो इसका मतलब क्या है, जरा मैं लगा लूँ इस चीज़ की हेडिंग। हेडिंग क्या लगाई मैंने, ऑपरेटिंग लीज। ठीक है। कंट्रोल रिमेन्स with lessee, therefore asset is not required to be disposed of. Asset will be recognized as property, plant equipment. However, it, अच्छा एक बात इसमें ऐड कर दूं, and depreciated. However, if it meets the criteria of investment property, it will be dealt as per IS 40। ठीक है जी। उसके बाद जनाब, lessor shall recognize operating lease income on straight line basis। ठीक है जी। ये तीन की पॉइंट आपके सामने आ गए बेटा। पॉइंट नंबर 1, चूंकि लेसॉर के पास ही कंट्रोल है, तो लिहाजा एसेट लेसॉर की बुक से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा। एसेट लेसॉर की बुक्स में कैपिटलाइज है, कंट्रोल लेसॉर के पास है, जिसके पास कंट्रोल है उसका एसेट है। ठीक है। नंबर 2, एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि वो रेंटल टू अदर्स है। लेकिन अगर लैंड या बिल्डिंग रेंटल टू अदर्स है, तो ऑब्वियसली उस लैंड और बिल्डिंग को जो कि आपने ऑपरेटिंग लीज पे प्रोवाइड किए हैं लेसी को, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज पर IS 40। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कनेक्शन बन गया इससे। ठीक है। और वही बात जो मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करता हूँ, जो ऑफ रिकॉर्डिंग रिपीट किया वो ऑन रिकॉर्डिंग रिपीट करता हूँ आपके सामने। अब वो क्या है कि अगर
लैंड या बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग अगर आपके पास क्या है बतौर इन्वेंट्री रखी हुई है और फिर आप उसको ऑपरेटिंग लीज पे देते हैं किसको, लेसी को, तो फिर इन्वेंट्री को आपको क्लासिफाई करना होगा बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर IAS 40। उसके बाद अगर ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपके पास, कल तक वो प्रॉपर्टी आपके अपने यूज में थी, अब अगर आप उसको ऑपरेटिंग लीज पे प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी एज पर IAS 40 क्लासिफाई होगी बतौर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये सारे रूल्स आप FAR 1 में देख चुके हैं, लेकिन एक दफा फिर यहाँ पर भी इसको मद्देनजर रखिएगा, एग्जामिनर इन तमाम बातों को कनेक्ट कर सकता है। उसके बाद लेसोर शैल रिकॉग्नाइज ऑपरेटिंग लीज इनकम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस। बड़ा सिंपल सा मामला हो गया कि लेसोर जो है वो ऑपरेटिंग लीज इनकम रिकॉग्नाइज करेगा किस बेस पर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। अच्छा, अब इधर एक बात और ऐड कर दूं, वो क्या है, देखें बेटा, एक गलत तासुर ये बैठता है दिमाग में कि ये लीज एग्रीमेंट आम रेंट एग्रीमेंट की तरह है। ये लीज एग्रीमेंट आम रेंट एग्रीमेंट की तरह है। तो जरा मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेगा, क्या लेसी जिसको एसेट लीज पे मिला है, बिल्डिंग लीज पे मिली है, अगर आप प्रॉपर्टी लीज रेंट पे लेते हैं तो क्या आम तौर पे आपने रेंट वाली प्रॉपर्टी को जिसने जिस क्या कहते हैं टेनेंट ने उसको रेंट पे लिया है, उसकी प्रॉपर्टी को आपने उस बुक्स में कैपिटलाइज होते हुए देखा है बताओ, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट? आज तक तो आप रेंट को क्या बनाते रहे, एक्सपेंसिव बनाते रहे ना बेटा, आज तक तो आप रेंट को एक्सपेंसिव बनाते रहे। तो अगर लीज ऑपरेटिंग लीज है तो हम तो ये कह रहे हैं कि भले लीज ऑपरेटिंग लीज हो, एसेट लेसोर की बुक्स में कैपिटलाइज होगा, लेकिन इस बात का लेसी से कोई सरोकार नहीं है। लेसी ऑपरेटिंग लीज होने के बावजूद भी अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज करेगा। तो फिर यहाँ पर आगे एक कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है, वो क्या है, वो ये है कि आम तौर पर जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं हमारे, उसमें तो हम एसेट कैपिटलाइज नहीं करते, बल्कि जो हम रेंट पे करते हैं वो उसको एक्सपेंस मानते हैं। तो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? तो बस एक बुनियादी फर्क है आम रेंट एग्रीमेंट में और ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट में। ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट भी एक ही तरह का, मतलब आम रेंट एग्रीमेंट की तरह का ही, वो है नॉन कैंसिलेबल होना। बेहतरीन बात कि भाई जो 5 साल, 3 साल, 2 साल का पीरियड तय हुआ है, उस पीरियड के दरमियान वो रेंट एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता, यानी उतने पीरियड का रेंट पे करना ही करना है। तो समझ लें लीज एग्रीमेंट में इंटर होते ही 2 साल, 3 साल, 5 साल का रेंट पे करने की ऑब्लिगेशन क्या हो गई, क्रिएट हो गई। तो उस ऑब्लिगेशन को लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर देगा लेसी और उसके बदले डेबिट कर देगा किसको, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेटिंग लीज भले जरूर आम रेंट एग्रीमेंट की तरह है लेसी के लिए, लेकिन क्योंकि नॉन कैंसिलेबल है इसलिए एसेट कैपिटलाइज होता है, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज होता है। लेकिन लेसोर पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई खास फर्क नहीं आता। और वो फर्क क्या है कि अगर आम रेंट एग्रीमेंट है तो वो एसेट भी लेसोर की बुक्स में ही रहता है और उसका रेंट उसकी इनकम बनता है। और अगर ऑपरेटिंग लीज है तब भी एसेट लेसोर की बुक्स में रहेगा और उसका रेंट उसकी इनकम बनेगा। लेकिन IFRS 16 जो है वो उस ऑपरेटिंग लीज इनकम को रिकॉग्नाइज करना सिखा रहा है किस बेस पर, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। और जब एसेट लेसोर की बुक्स में कैपिटलाइज रहेगा तो लेसोर ही उस पर डेप्रीसिएशन भी क्लेम करेगा। अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है तो एज पर IAS 16 डेप्शन क्लेम करेगा। अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कॉस्ट मॉडल अगर यूज कर रहा है तो डेप्शन क्लेम करेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं क्या यूज कर रहा है, फेयर वैल्यू मॉडल, तो फिर एसेट वो रीवैल्यू होगा, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। ये सारी बातें आपको याद हैं? ये बता दें जरा, कुछ रिकॉल हो रहा है, चीजें याद आ रही है? सब लोगों से पूछ रहा हूँ बेटा, तो देख लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पिछले टॉपिक्स को कनेक्ट कर रही हैं यहाँ पर आके इनसे। ओके ना, अच्छा जी, तो अब ये हमने बातें सारी की। बिल्कुल बेटा, इम्पेयरमेंट भी है, सब कुछ है ना। डेबिट साइड पे तो IAS 16 अप्लाई हो गया, एसेट साइड पे क्या अप्लाई हो रहा है, एसेट साइड पे IAS 16 अप्लाई हो रहा है, या एसेट साइड पे क्या अप्लाई हो रहा है, IAS 40 अप्लाई हो रहा है। तो जो एसेट आपकी बुक्स में रेंटल टू अदर्स है उस पर तो IAS 16 ही अप्लाई हुआ ना, या लैंड एंड बिल्डिंग रेंटल टू अदर तो क्या अप्लाई हुआ, IAS 40 अप्लाई हुआ। इट मींस दैट जो एसेट कैपिटलाइज है उसको तो आप डील करो एज पर IAS 16 एंड IAS 40। समझे?
बाकी ये स्टैंडर्ड तो हमें क्या सिखा रहा है कि भाई ऑपरेटिंग लीज इनकम को किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह रिकॉग्नाइज करना है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। अब ये स्ट्रेट लाइन बेस का मतलब क्या है, उसके लिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्ट करें क्वेश्चन ना, देखिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हाँ भाई रेडी है सब लोग, बता जवाब दें कम से कम यार। स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ होगा, लाइंस 2-3 लाइन यहाँ पर है, फिर अगले पेज पे मूव करता हूँ। आप पढ़ के देखिए इस क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बेटा। Banana Tree Limited entered into operating lease with Frond Limited on 1st January 2011. Frond Limited agreed to lease a plant from Banana Tree Limited, which had cost Banana Tree Limited rupees 300,000 on 1st January 2011 on the following terms. दोबारा सुनिएगा, बनाना ट्री लिमिटेड एंटर हो रही है ऑपरेटिंग लीज में, किसके साथ, विद फ्रॉन्ड लिमिटेड। फ्रॉन्ड लिमिटेड एग्रीड टू लीज अ प्लांट फ्रॉम बनाना ट्री लिमिटेड। फ्रॉन्ड ने एग्री किया कि वो बनाना ट्री से प्लांट लीज पे लेगा। तो फ्रॉन्ड कौन हुआ, लेसी, बनाना कौन हुआ, लेसोर। और ये एसेट बनाना को कितने का पड़ा, 3 लाख का। कब खरीदा उसने, 1 जनवरी 2001 को। तो अगर ये मशीन है, ठीक है, तो प्लांट है ऑब्वियसली प्लांट, और प्लांट अगर रेंटल टू अदर है तो क्या हो गया, इसको हम क्या रिकॉग्नाइज करें बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कैपिटलाइज करेंगे बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और उसके बाद इसको लीज पे प्रोवाइड करेंगे। तो लीज पे प्रोवाइड करने की कोई एंट्री नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि कोई एसेट हमारी बुक से डिस्पोज ऑफ नहीं होगा, कोई एफएलआर डेबिट नहीं होगा, क्योंकि लीज ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज नहीं है। अच्छा अब जरा पढ़ लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। फिर वही बात, क्वेश्चन ने हमें बोल दिया है कि पहली लाइन में ये लीज ऑपरेटिंग लीज है, तो फिर कोई बहस नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन बोल रहा है मान लो ये लीज ऑपरेटिंग लीज है, तो मान लो भाई, फिर ये लीज ऑपरेटिंग लीज है, क्या टेंशन करना, किस बात का परेशानी। अच्छा जी, अब टर्म्स एंड कंडीशन भी देख लो भाई, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है भाई। इंसेप्शन कब है, 1 जनवरी 2011। लीज पीरियड कितना है, 3 साल। लीज इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं, पेएबल एज फॉलोज, 31 दिसंबर 2001। तो अगर लीज शुरू हो रही है 1 जनवरी 2011 को और इंस्टॉलमेंट मिल रही हैं 31 दिसंबर 2011 को, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि साल के एंड पे पेमेंट हो रही है, पेमेंट हो गई इन एरियर्स। अच्छा जी, उसके बाद 31 दिसंबर 2012 को पेमेंट जारी है, 1,10,000 रुपए इन्हीं लेसोर रिसीव करेगा। और 31 दिसंबर 2013 को लेसी की तरफ से पेमेंट जारी है, 1.5 लाख रुपए, और लेसोर ये रिसीव करेगा। फ्रॉन्ड लिमिटेड में परचेज, अगर देखो मे का लफ्ज क्या है, सर्टेनिटी को शो कर रहा है या अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है, जवाब दें। मे जहां पर आ गया वहां सर्टेनिटी है अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। तो फ्रॉन्ड लिमिटेड में परचेज द लीज एसेट एट इट्स मार्केट प्राइस ऑन 31 दिसंबर 2013। अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 30,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, एसेट को यूज करने के बाद एट द एंड उसकी वैल्यू 30,000 बचेगी, लेकिन उसकी गारंटी लेसी ने नहीं दी। तो ये एसेट या तो लेसोर के पास वापस आ जाएगा, लेसोर खुद उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, या लेसी ही इसको पे करके इसको परचेज कर लेगा, दो में से कोई एक बात। अगर ये बात इंसेप्शन पे तय हो कि लेसी इसको परचेज करेगा ही करेगा, तो फिर ये बीपीओ बन जाएगा, लेकिन ये बार्गेन परचेज ऑप्शन नहीं है फिल वक्त। तो बीपीओ का होना लीज को फाइनेंस लीज बना देता, लेकिन अनसर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। तो लिहाजा बीपीओ अगर अनसर्टेन है, अगर मान लें बीपीओ है भी, तो अगर ये अनसर्टेन है, वैसे तो है ही नहीं बीपीओ ये, अगर ये अनसर्टेन है तो जाहिर सी बात है अनसर्टेनिटी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम पूरा नहीं मानेंगे, और हम इसको बीपीओ के होने की बिना पर हम इस लीज को फाइनेंस लीज नहीं मानेंगे। खैर इस बहस में मैं इजाफी पड़ गया,
क्योंकि क्वेश्चन तो पहले टाइम बोल चुका है लीज ऑपरेटिंग लीज, तो मुझे इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने इजाफी बहस फिर भी कर दी। अच्छा, आगे खबर ये बता लगती है कि भाई फ्रॉन्ट लिमिटेड परचेज द प्लांट ऑन 31 दिसंबर। तो ये फैसला तो कंफर्म कब हुआ? 3 साल गुजरने के बाद। क्या इनिशियली ये बात कंफर्म थी? नहीं, ऐसी कोई बात इनिशियली कंफर्म नहीं थी। और किस पे परचेज किया? उसकी मार्केट प्राइस पर। कितनी? 30,000 रुपए। Banana Tree Limited depreciates its plant over 3 years on a straight line basis. This is the only transaction in the years ended 31 December 2011, 12 and 13। और मान लीजिए कि बनाना ट्री लिमिटेड की बुक्स में कोई और ट्रांजैक्शन मौजूद नहीं है, ठीक है? तो कितने का परचेज किया था? 3 लाख का प्लांट। अब इसकी हम अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, जरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा चीजों को प्लीज। स्टेप बाय स्टेप क्या है? सबसे पहले 1 जनवरी 2011 बनाना ट्री लिमिटेड ने प्लांट खरीदा रेंटल टू अदर्स के लिए। प्लांट डेबिट हुआ 3 लाख से लेसॉर की बुक्स, ठीक है? बैंक क्रेडिट कितने से? 3 लाख से। सही है, जवाब दें। उसके बाद ये एसेट लीज पे चला गया। तो अब यहां पर अगर लीज ऑपरेटिंग लीज है तो लेसॉर की बुक्स में से एसेट लीज पे जाने की फिर कोई एंट्री नहीं, क्योंकि एसेट डिस्पोज ऑफ तो होगा ही नहीं। तो अब हम कहां पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं 31 दिसंबर, क्योंकि 1 जनवरी को हमें कोई पेमेंट तो नहीं मिल रही। हम पहुंच गए 31 दिसंबर 2011। हमें पैसे मिले, बैंक डेबिट। कितने पैसे मिले? 1 लाख रुपए मिले। तो 1 लाख से बैंक डेबिट कर दिया। ठीक है जी। अब यहां लिख रहा हूं मैं OLI। यस, OLI स्टैंड्स फॉर, यस OLI स्टैंड्स फॉर, अंदाजा लगाएं क्या मतलब OLI? ऑपरेटिंग लीज इनकम, ऑपरेटिंग लीज इनकम। ठीक है जी। तो OLI जो ऑपरेटिंग लीज इनकम है उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। जरा उसकी वर्किंग देख लें कि भाई पहले साल का रेंट 1 लाख रुपए है, दूसरे साल का रेंट 1,10,000 रुपए है, तीसरे साल का रेंट 1,50,000 रुपए है। इन सब का सम किया, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। तो ये क्या कर दिया आपने? 3 साल की इनकम को इक्वल कर दिया पर ईयर। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इनकम कितनी रिकॉर्ड करनी है? 1,20,000। तो इनकम जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी वो 1,20,000 जाएगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर। लेकिन जो आपको रेंट मिला है वो तो 1 लाख मिला है। तो 20,000 की जो इजाफी इनकम आप लेके जाएंगे वो तो रिसीव ही नहीं हुई। तो उसको क्या बनाए आप? उसको क्या नाम दें आप? उसको क्या बोलेंगे आप लोग? यस, रिसीवेबल। उसको नाम दे रिसीवेबल का, और उसको आप बोल दें OLR। OLR मतलब ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल। क्या ख्याल है? सही है? कोई मुश्किल बात? कोई मुश्किल बात नहीं है। और 31 दिसंबर को आप क्या करते हैं? इसको डेप्रीशिएट करते हैं। एंट्री बन जाएगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। बताइए, तो क्या एसेट की कॉस्ट है? 3 लाख। इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 30,000, जो इसको बेच के रिकवर होगी और लेस और ही रिकवर करेगा, डिवाइड बाय 3। तो 3 लाख माइनस 30,000, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3। तो पर ईयर डेप्शन कितनी आ गई? 90,000 आ गई। तो ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सही है? ये आपका एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जरा फाइनल अकाउंट पर्सपेक्टिव, फाइनल अकाउंट पर्सपेक्टिव।
व्हाट इज फाइनल अकाउंट परस्पेक्टिव? फाइनल अकाउंट के लिहाज से ये एंट्री दो स्टेप में बन रही होगी। फाइनल अकाउंट के हिसाब से ये एंट्री दो स्टेप में बन रही होगी। जरा सोचें, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें, जो मैं बोलना चाह रहा हूं उसको पिक करें। यकीन माने दिल खुश हो जाएगा अगर आपने पिक कर लिया। फाइनल अकाउंट्स के लिहाज से ये जो एंट्री है बैंक वाली और ओएलआई वाली, ये दो हिस्सों में बन रही होगी। क्यों? पॉइंट नंबर 1, जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड किया। क्या कहते हैं आप इस बात को? क्या बोलते हैं? हाँ, फाइनल, बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन बात। यस, तो फाइनल अकाउंट के लिहाज से ये एंट्री दो स्टेप में बन रही होगी। मतलब बैंक डेबिट हो गया होगा 1 लाख से, जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड किया, और ऑपरेटिंग लीज इनकम क्रेडिट हुई होगी 1 लाख से। यानी ट्रायल बैलेंस क्या शो कर रहा होगा? 1 लाख जितना रिसीव किया उतनी इनकम शो कर रहा होगा। तो फिर मुझे ट्रायल बैलेंस से बाहर एडजस्टमेंट पास करनी होगी अलग से। कितने से? 20,000 से। और मैं 20,000 से बढ़ा के ले जाऊंगा अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो यानी ओ एल आर डेबिट, ओ एल आई क्रेडिट, कितने से? 20,000 से। हाँ जी, फाइनल अकाउंट में एक एंट्री ट्रायल बैलेंस शो कर रहा होगा और दूसरी एंट्री बतौर एडजस्टमेंट बन रही होगी। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त फाइनल अकाउंट का पर्सपेक्टिव भी सामने रखना चाहिए। ये जो एंट्री हमने बनाई, ये पेमेंट भी है और उसमें एडजस्टमेंट भी है, ठीक है। लेकिन फाइनल अकाउंट के हिसाब से ऐसा नहीं है। फाइनल अकाउंट के हिसाब से एंट्री मतलब टू स्टेप एंट्री है। एक पार्ट जो रिकॉर्डेड होगा ट्रायल बैलेंस शो कर रहा होगा, और एक पार्ट आपको एडजस्टमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट करना होगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? पेमेंट ईयर एंड पे तो होगी, पेमेंट ईयर एंड पे है, तो लाख से रिसीव हुई पेमेंट, लाख से इनकम ग्रेड हो गई, दैट्स ऑल। जो रिसीव किया वो रिकॉर्ड किया, कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट। कैश बुक में कितना अमाउंट आया? ₹1,00,000। रेफरेंस क्या आया? ओएलआई। तो जर्नल लेजर में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ? ₹1,00,000। ट्रायल बैलेंस कितना शो कर रहा है? ₹1,00,000। शो कितना करना चाहिए? 1,20,000। कितने से शॉर्ट है? 20,000 से। एडजस्टमेंट ओएलआर डेबिट, ओएलआई क्रेडिट। मैंने क्या बोला? FAR 2 में आइए, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बेस इतनी मजबूत चाहिए कि हमें अंदाजा ही नहीं है। अब जगाना पड़ता है, बताना पड़ता है, देखो ये चीज एग्जाम में ऐसे भी आ सकती है। तो वो छोटी छोटी चीजें जो हमने सीखी हैं किन करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा वो चीजें। ठीक है जनाब, आगे आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड क्या है बेटा? 31 दिसंबर 2012। बैंक डेबिट हो गया 1,10,000 से, लेकिन ऑपरेटिंग लीज इनकम क्रेडिट होगी 1,20,000 से। तो इनकम कितने से शॉर्ट है? स्ट्रेट लाइन पे तो 1,20,000 इनकम बनेगा ना, तो इनकम कितने से शॉर्ट है बताइए? 10,000 से। 10,000 को क्या मान लें आप? OLR, अक्रूड इनकम, रिसीवेबल। ठीक है जी। और चार्ज कर दें इस साल की डेप्रीसिएशन, एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation credit, इतने से 90,000 से। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रिसीवेबल खत्म भी तो होगा, खत्म कर दो। एट द एंड 30 ही बचेगा आपके पास। खत्म करके देखो, आप करके देखो खत्म। हम मास की फरमाइश पे रिसीवेबल खत्म करते हैं बेटा।
अम्मा तुमने बेटा एंट्री गायब करवा दी बेटा। एंट्री गायब हो गई। चलो दोबारा से बना लेते हैं एंट्री। पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। रीडू करने से कुछ नहीं हो रहा बेटा, ये आ गया रीडू। अंडू करने से होगा ना, रीडू क्या होगा? कहाँ, कितनी बार करूं रीडू? देखो कुछ हुआ ही नहीं। मैं समझा एक एडिशनल पेज ऐड हो गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ इसमें। अजीबोगरीब मामला हुआ, समझ नहीं आई क्या कैफियत। चलो खैर कोई मसला नहीं। ओके नाउ ठीक है बेटा, तो मैं दोबारा से एंट्री बनाता हूँ। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2012, बैंक डेबिट 1,10,000 से, ऑपरेटिंग लीज इनकम क्रेडिट 1,20,000 से, ठीक है। और जवाब दें, ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल डेबिट कितने से? 10,000 से। ये एंट्री मैंने पास की। फिर मैंने क्या, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 90,000 से, ठीक है। जवाब दें। बिल्कुल जो मैंने एंट्री बनाई थी वो नेट थी। अब स्टेप बाय स्टेप देख लें, स्टेप बाय स्टेप। तो अब अगर आप ये कहते हैं भाई बैंक डेबिट 1,10,000 से, वो जो लास्ट रिसीवेबल था वो क्रेडिट कितने से? 20,000 से। तो 1,10 में से 20 कैंसिल करो, 1,10 में से 20 कैंसिल करो, कितने बचे? 90,000। तो ऑपरेटिंग लीज इनकम क्रेडिट कितने से? 90,000। जो मैं एंट्री बना रहा हूँ उसमें एडजस्टमेंट मौजूद है, लेकिन फाइनल अकाउंट के लिहाज से एंट्री ये बनेगी, जो फाइनल अकाउंट के लिहाज से ये एंट्री बनी भी होगी। तो ट्रायल बैलेंस कितनी इनकम शो कर रहा होगा? 90,000 रुपए। और मुझे लेके कितनी जानी है? 1,20,000 रुपए। तो मुझे अपने अपने इनकम को कितने से बढ़ाना है? 30,000 से। क्या करूं बेटा? एडजस्टमेंट पास करूं, OLR डेबिट 30,000 से, ठीक है। और OLI क्रेडिट कितने से? 30,000 से। इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड करके देख लो बेटा, इन दोनों एंट्रीज को कंपाउंड करके देख लो। देखो बैंक डेबिट, बैंक से बैंक को मैच करो। बैंक डेबिट 1,10 से, बैंक डेबिट 1,10 से, ऑपरेटिंग लीज इनकम क्रेडिट 90 से, फिर मजीद क्रेडिट कितने से? 30 से। कुल मिला के कितने से क्रेडिट? 1,20 से। अच्छा जी, ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल क्रेडिट 20 से, डेबिट 30 से, तो नेट डेबिट कितने से? 10 से, ठीक है। इफेक्ट आ गया, वही इफेक्ट पड़ गया। क्या ख्याल है? आवाम जाग रही है ना बेटा? उसके बाद अब कहां पहुंचते हैं बेटा? 31 दिसंबर 2013, तीसरे साल के एंड पर बैंक डेबिट हुआ 1,50,000 से, और OLR क्रेडिट हुआ 30,000 से, जो रिसीवेबल बना हुआ था हमारे पास। और जो डिफरेंस था वो OLI का क्रेडिट हो गया कितने से? 1,20,000 से। डेप्शन चार्ज की डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कर दिया,
accumulated डेप्शन क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया 90,000 से, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री रह गई, अब वो क्या है वो भी देख ले। लास्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री है एसेट के डिस्पोजल। एसेट बेचा, लेसी को ही बेचा, कितने मिले 30,000 रुपये। 3 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्शन 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आ गया डेप्रिसिएबल अमाउंट 2,70,000। और प्लांट प्लांट क्रेडिट कितने से, 3,00,000 रुपए से, ठीक है। ये ऐसे डिस्पोजल हो गया। ये मैंने कंप्लीट अकाउंटिंग कर दी किसकी बुक्स में, लेसॉर की बुक्स में। किस चीज की, ऑपरेटिंग लीज की। जवाब दें आप इसका आप मुझे, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब क्या बनाना है, एसओसीआई और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाना है। जवाब दीजिए, एसओसीआई और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाना है। बेटा विदात कैमरा बंद कर दो, बेटा कैमरा खुल गया तुम्हारा। एसओसीआई और एसओएफपी एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, बताइए। चलें, विदात मान के नहीं दे रहा यार। विदात बोल रहा है यूट्यूब पे आके रहूंगा मैं। विदात नहीं मान रहा। ओके जनाब, तो लगा लें हेडिंग आप। बनाना ट्री लिमिटेड एसओएफपी extracts as on 31st December 31st December। कितने ईयर्स हमारे पास, 3 साल हैं, लेकिन लास्ट ईयर तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप 2013, 2012 एंड 2011 रुपीस, ठीक है। उसके बाद और एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें क्या आएगा, ईपी आएगा। और इधर क्या आएंगे, करंट एसेट्स। और इसमें क्या आएगा, OLR, ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद बना लें आप बनाना ट्री लिमिटेड SOCI extracts for the year ended
31 दिसंबर 2013, 12 and 11। ठीक है जी। तो क्या आएगा यहाँ पर? OLI, ऑपरेटिंग लीज इनकम, और क्या आएगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। जरा बताइए, पर ईयर ऑपरेटिंग लीज इनकम कितनी आ रही है? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। और पर ईयर डेप्शन कितनी चार्ज हो रही है? 90,000, 90,000, 90,000। ठीक है जी। ओके नाउ, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो जरा बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटलाइज कितने से हुआ था? बोलिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैपिटलाइज हुआ 3 लाख से, डैपशीट हुआ कितने से? 90,000 से। WDV क्या बची यहाँ पर बेटा? 2,10,000। और यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल कितने से आया था? 20,000 से। उसके बाद 2,10,000 को आपने मजीद डेप्रिशिएट कर दिया कितने से? 90,000 से। अब बताइए कि WDV क्या बचती है? 1,20,000। ओके जी। और यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग लीज रिसीवेबल कितना हो जाएगा? 30,000। और यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं बचेगा, ऐसे डिस्पोज हो जाएगा, और रिसीवेबल भी नहीं बचेगा। ठीक है जी। और ये आपका इस तरीके से ये सिनेरियो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो पूछिए इसके ऊपर, कोई परेशानी हो तो बताइए, जवाब दीजिए। सबसे बात कर रहा हूं बेटा, सब बोल दीजिए। कंफर्म? ओके है, नो इशू। चलें अब इशू करते हैं, जरा मजाक करते हैं आपसे। अब देखते हैं, आपको आइए याद दिलाते हैं बेटा अभी थोड़ी देर में। चलें इश्यूज क्रिएट करते हैं, इश्यूज। ठीक है, इश्यूज क्रिएट करते हैं, जरा तैयार हो जाइए इश्यूज के लिए। क्रिस्टल क्लियर तो अच्छी बात है, आइए जरा याद दिलाते हैं बात। आइए ना, केस 1, कॉस्ट 3 लाख रुपए, UGRV वही 30,000 रुपए। ठीक है, लीज पेमेंट्स 31 दिसंबर 2011, 1.5 लाख रुपए। 31 दिसंबर 2012, 1,10,000 रुपए। 31 दिसंबर 2013, 1 लाख रुपए। ईयर एंड इज नंबर 1। अज्यूम करो ईयर एंड 31 दिसंबर है, और अज्यूम करो ईयर एंड 30 जून है। दो केस बन गए, वन के, एक के दो बन गए। ठीक है, एक के दो बन गए। आगे अभी अभी ठहरो बेटा, अभी तो ठहरो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। क्या कर रहे हो? ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद
ठीक है जी। केस 2, कॉस्ट वही 3 लाख रुपए, UGRV 30,000 रुपए, लीज पेमेंट्स 1 जनवरी 2011 1.5 लाख रुपए। ए, केस 2 का ए, केस 2 का बी 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 जनवरी 2012 1,10,000 रुपए और 1,10,000 रुपए। 1 जनवरी 2013 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है। ईयर एंड इज 31 दिसंबर। केस 2, ईयर एंड इज 30 जून। हाँ जी, क्या ख्याल है फिर बेटा? हाँ जी, क्या ख्याल है बेटा? समझे केस? कितने क्वेश्चन होमवर्क हुआ पता है आपको? गलत जवाब 6। ये पहचान गए, ये हैं बेहतरीन, बेहतरीन। केस 1 2 ईयर के साथ हो गए 2 क्वेश्चन। केस 2 का ए 2 ईयर के साथ ये 2 क्वेश्चन। केस 2 का बी भी 2 ईयर के साथ ये 2 और क्वेश्चन। कितने हुए? 6 क्वेश्चन। यानी कल तो फ्राइडे है, वैसे भी कल तो फ्राइडे है। कल फ्राइडे है कि नहीं? और रोजे में आप गलत बयानी तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह। तो एंट्रीज से लेकर SOFP और SOCI तक इन 6 का जो कुछ बनता है वो आप बना कर आएंगे। ठीक है बेटा, क्या ख्याल है? ठीक है, क्लास का बता देंगे आपको कल कि कब होगी। ओके बेटा, तो होमवर्क को पेंडिंग में मत डालना, कल बहुत सारे काम निकल सकते हैं, आज ही निपटा लो रात को जितना हो सके। कल हो सकता है घर वाले कोई काम वाम दे दे तुम्हें। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अब ये सब कुछ करने के बाद हमें स्टैंडर्ड के टेक्निकल एरिया को डिस्कस करना है और पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस आपने करने हैं। हाँ जी, बोलिए। ओके, यहाँ तक स्टॉप करें। इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।